नेक्स्ट क्लास हम लोग कंडक्टर्स को डिफाइन किया था। एक प्रॉपर्टी उसका ढूंढा कंडक्टर का, वो ये कि जब कंडक्टर को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके मटेरियल के हर पॉइंट पर फील्ड जीरो होगा। ये एक एक्सटर्नल फील्ड था, इस डायरेक्शन में आप एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया। ये मटेरियल है, सॉलिड कंडक्टर है, तो इसके अंदर के हर पॉइंट पर नेट फील्ड जीरो, नेट फील्ड जीरो। इसके अंदर हर पॉइंट पर दो फील्ड है और एक निगेटिव चार्ज इस एंड पर एक्यूमुलेट होगा और एक पॉजिटिव चार्ज इस एंड पर इंड्यूस्ड होगा। ये सेम अमाउंट का -q एंड +q, इसको इंड्यूस्ड चार्ज बोला। क्यों डेवलप हुआ था ये -q, ये पॉजिटिव चार्ज क्यों डेवलप हुआ उसको एक्सप्लेन किया। और इसके मटेरियल के हर पॉइंट पर फील्ड विल बी जीरो। फील्ड एट ईच पॉइंट इनसाइड मटेरियल, फील्ड एट ईच पॉइंट इनसाइड मटेरियल विल बी जीरो। और ये सिचुएशन क्या है? कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल फील्ड, कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंडक्टर का पॉइंट आउट किया हम लोग। अब सुनो, यदि कंडक्टर के किसी भी रीजन में हॉलो स्पेस है, दैट इज कैविटी है, तो वहां पर फील्ड जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लिखो, इफ कंडक्टर हैज cavity hollow region then at a point inside cavity field may or may not be zero। फील्ड में और मे नॉट बी जीरो, लेकिन जहां पर मटेरियल होगा वहां पर फील्ड ऑलवेज जीरो। ये कैविटी में कब फील्ड जीरो होगा नहीं होगा? सपोज करो इसी में हम लोग यहां पर कुछ एक कैविटी बना दे, ये आपका सॉलिड कंडक्टर, लेकिन इसका कोई एक रीजन है, यहां पर सपोज करो ये सब मटेरियल है इस रीजन में और यहाँ पर एक कैविटी है, मटेरियल यहाँ पर नहीं है और आप एक एक्सटर्नल फील्ड डाला, तो जहाँ मटेरियल है वहाँ तो फील्ड जीरो होगा ही। एक कैविटी के अंदर फील्ड जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि कैविटी रीजन के अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसके भी अंदर हर पॉइंट पर फील्ड जीरो होगा। और यदि इसके अंदर एक चार्ज एग्जिस्ट करने लगा, कोई चार्ज पार्टिकल रख दो, फिर इसके अंदर फील्ड जीरो नहीं होगा। तो और अभी तो इस कैविटी रीजन के अंदर कोई चार्ज नहीं है रखा हुआ, तो यहाँ भी फील्ड जीरो होगा हर पॉइंट पर। तो इसमें लिखेंगे इफ इनसाइड कैविटी there does not exist any charge then field inside cavity will be also zero। But if there exists a charge particle inside cavity, if there exists a charge particle inside cavity, then
field cannot be zero. Field inside cavity cannot be zero. देखो यदि हम लोग यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल रख दें इस कैविटी रीजन में, मान लो एक चार्ज पार्टिकल रख दिया Q, ध्यान रहे ये चार्ज इस मटेरियल से कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। क्या होगा यदि इसको मटेरियल से कांटेक्ट बना देंगे तो फिर क्या होगा इस चार्ज का, वो डिस्कस कर रहे हैं आगे हम लोग। मटेरियल से कांटेक्ट में नहीं हो और कैविटी के कहीं भी इसको रख दो आप, बस मटेरियल से कांटेक्ट में नहीं आता हो वो, तो अब इसके अंदर फील्ड एग्जिस्ट करेगा कैविटी रीजन में फील्ड, क्योंकि ये चार्ज अपना फील्ड लाइन तो क्रिएट करेगा। ये चार्ज है तो वो फील्ड प्रोड्यूस करेगा हर पॉइंट पर, कुछ फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेगा इस कैविटी रीजन में। तो लेकिन जहां मटेरियल है वहां अभी भी फील्ड जीरो है। तो देखिए इसको आगे, इस रीजन में फील्ड जीरो है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप समझे, there does not exist field lines at any point inside material क्योंकि वहां पर फील्ड नहीं है। देखो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंडक्टर का कि मटेरियल के हर पॉइंट पर फील्ड जीरो, आप उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो जब फील्ड जीरो हुआ मटेरियल के हर पॉइंट पर, तो फ्रॉम दिस रिलेशन E इक्वल टू माइनस dV/dr, फील्ड जीरो मीन्स dV/dr जीरो, it means that V constant, potential at each point inside material, तो फील्ड जीरो हुआ, that is V constant, it means that thus potential at each point inside material will be constant। ये सब प्रॉपर्टी जब आप कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हो उस समय ये सब बात एग्जिस्ट करेगा कि उसके अंदर के हर पॉइंट पर फील्ड जीरो, बाहर में होगा फील्ड कितना स्ट्रांग फील्ड हो, मटेरियल जहाँ होगा वहाँ पर ऑलवेज फील्ड जीरो। और देखा हम लोग कि यदि कंडक्टर के अंदर कैविटी रीजन है तो वहाँ पर फील्ड जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि उस कैविटी रीजन में कोई चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट किया तो वहाँ फील्ड जीरो नहीं होगा। यदि कैविटी रीजन में कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है तो वहाँ भी फील्ड जीरो होगा। लेकिन जहाँ मटेरियल है वहाँ ऑलवेज फील्ड जीरो, एंड फील्ड जीरो देन पोटेंशियल एट ईच पॉइंट इनसाइड मटेरियल विल बी कांस्टेंट at each point inside material and also on the surface of conductor। जहाँ भी मटेरियल है तो कंडक्टर के सरफेस पर भी तो मटेरियल है, तो सरफेस ऑफ कंडक्टर और अंदर में जहाँ जहाँ भी मटेरियल्स है उस सब जगह पोटेंशियल सेम होगा। तो आप कैसे समझे, ये एक आर्बिट्रेरी कंडक्टर, इसको आप मान लो एक्सटर्नल फील्ड में रखा, इस कंडक्टर को ऐसा रीजन में रख रहे हैं जिसमें एक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंदर अब फील्ड का डायरेक्शन सब अभी नहीं शो कर रहे हैं, बस ये समझे ये पूरा मटेरियल है, इसके अंदर हर पॉइंट पर फील्ड जीरो होगा और हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम मीन्स मान लो एक पॉइंट ए, इधर एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी ऑन द सरफेस, तो इट मीन्स दैट कि ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी इक्वल टू जीरो, वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी इक्वल टू सब इक्वल। अब जी कितना होगा वो तो न्यूमेरिकल्स पर डिपेंड करता है।
वो चीज़ बाद में देखेंगे, वो वैल्यू कितना होगा पोटेंशियल का। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो अपने आप इसमें आ जाता है कि इसके हर पॉइंट का, मटेरियल के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हुआ, ऑल्सो ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, हैंस सरफेस ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। thus conducting surface is called equipotential surface. Conducting surface is called equipotential surface. एक प्रॉपर्टी हम लोग फाइंड किया कि उसके मटेरियल के हर पॉइंट पर फील्ड जीरो, इससे बहुत सारा प्रॉपर्टी कंडक्टर का अपने आप डिराइव होते चला जाता है। तो पहला फील्ड जीरो तो पॉइंट आउट किया हर पॉइंट पर, उसके बाद जो प्रॉपर्टी अपने आप लिंक्ड हो जाता है वो क्या, कि हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट, एंड हैंस कंडक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी को याद करो, वो सब प्रॉपर्टी यहाँ वैलिड होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक प्रॉपर्टी था कि जो फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एराइजेज और टर्मिनेट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलरली, हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस सब को आप एक डिफरेंट प्रॉपर्टी समझते चलें। हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एराइजेज और terminate on conducting surface perpendicularly यदि कंडक्टिंग सरफेस पर चार्ज हो तब की बात होगा ये। लाइन्स एराइजेज और टर्मिनेट ऑन फ्रॉम कंडक्टिंग सरफेस व्हेन सरफेस हैज चार्ज। जैसे वो जो फिगर था हम लोग का, उसमें आप इस चीज़ को देखें, ये जो कंडक्टर इस तरह से लिया था हम लोग, और ये एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया था, तो देखा यहाँ पर कि इस दोनों एंड पर पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज एक्वायर्ड हुआ, जिसको इंड्यूस्ड चार्ज बोला। हम लोग बाहर से नहीं दिए थे वो चार्ज, बाहर से जो चार्ज देते हैं ना कोई मटेरियल पर, वो फ्री चार्ज कहलाता है। और कोई चार्ज अपने आप प्रोड्यूस हुआ है फील्ड में रखने से, उसको इंड्यूस्ड चार्ज या बाउंड चार्ज भी बोलते हैं उसको। और बाहर से मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से जो चार्ज अपीयर हुआ, या कुछ इलेक्ट्रॉन डाल देने से जो चार्ज अपीयर हुआ, उसको फ्री चार्ज बोलते हैं। चार्ज भी दो टाइप का, बाउंड चार्ज एंड फ्री चार्ज। बाउंड चार्ज कौन हुआ, पहले से कोई चार्ज नहीं था या फील्ड में रखने के बाद उस पर चार्ज क्रिएट हुआ, और वो जो चार्ज क्रिएट होगा ऑलवेज दो टाइप का, निगेटिव एंड पॉजिटिव इक्वल अमाउंट में क्रिएट होगा। बाउंड चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, सेम अमाउंट एंड ऑपोजिट नेचर में क्रिएट होता है। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो चार्ज अपीयर हुआ, तो ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था इसको, ये मटेरियल है, अंदर में तो फील्ड ऑलवेज जीरो रहेगा सब जगह। और अभी अभी देखा पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम, सरफेस हो कंडक्टर का या अंदर का कोई पॉइंट हो, सब जगह पोटेंशियल सेम, एंड हैंस आप इस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर में एग्जिस्ट नहीं करवाना है, और सरफेस पर जो फील्ड लाइन है वो परपेंडिकुलरली टर्मिनेट, एराइज और टर्मिनेट करेगा। अब जैसे यहाँ पर, यहाँ निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ तो फील्ड लाइन को टर्मिनेट करना है, तो फील्ड लाइन टर्मिनेट होगा। मान लीजिए फील्ड लाइन ऐसे जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आके वो बेंड कर जाएगा फील्ड लाइन, और इतना बेंडिंग होगा कि ये इस सरफेस पर परपेंडिकुलर नज़र आ रहा हो आपको। मान लो ये स्फेरिकल टाइप का है ये एंड, तो इस स्फेयर का अपना कहीं सेंटर होगा। सपोज कीजिए यहाँ पर सेंटर है, सेंटर है, तो ये स्फेरिकल टाइप का आप यदि इंड को स्फेयर शेप का ले रहे हो, तो इतना टर्मिनेट करवाओ
कि ये लाइन को आगे एक्सटेंड करे तो सेंटर से पास करे, तब ये परपेंडिकुलर होगा। अब एक लाइन मान लो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रहा है तो ये भी परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो इस पर। एक लाइन मान लो यहाँ से ऐसे जा रहा है तो इसको ऐसे बेंड कीजिए, इतना बेंड कीजिए कि ये परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर कैसे होगा? जब इसको फॉरवर्ड एक्सटेंशन करे तो इस स्फीयर के सेंटर से पास करे। सिमिलरली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से लाइन को एराइज होना है तो एराइज भी इस तरह से करवाना कि ये परपेंडिकुलर नज़र आ रहा हो। यहाँ पर ये भी स्फेरिकल शेप का है सपोज कीजिए, तो इसका भी अपना कहीं सेंटर होगा इस स्फेयर का, और इस लाइन को एक्सटेंड करे तो इस सेंटर से पास करता हुआ नजर आवे। एक लाइन मान लो ऐसे लिया तो ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर दिख रहा है। एक लाइन मान लो ऐसे ले रहे हैं तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर, फिर लेकिन ये ऐसे हो जाएगा। परपेंडिकुलर एराइज और टर्मिनेट हो लाइन का, फील्ड लाइंस का। यानी नियर कंडक्टर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रह पाता है, वो बेंड कर जाता है फील्ड लाइन, और अंदर में कोई फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करे। तो ये एक प्रॉपर्टी कंडक्टर का, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि व्हेन सम चार्ज इज गिवन टू कंडक्टर एट एनीवेयर inside material, then this charge does not seated at that position, it is rather distributed on outer surface of conductor। बहुत important property conductor का ये कि when some charge is given to conductor either positive or negative charge given to conductor from outside at anywhere inside material, जहां मटेरियल है कंडक्टर का वहां पर आप चार्ज डाल रहे हो, कहीं भी इनसाइड मटेरियल, then this charge does not accumulate at there at that position, it is rather distributed ऑन आउटर सरफेस। आउटर इसलिए बोल रहे हैं कि कहीं हॉलो रीजन होगा कंडक्टर में तो दो सरफेस होगा, एक आउटर और एक इनर, और सॉलिड कंडक्टर है तब तो एक ही सरफेस होगा, आउटर ओनली। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। इस प्रॉपर्टी को देखें, अभी आपका ये कंडक्टर फील्ड में नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड है ये कंडक्टर। सपोज करें ये एक आर्बिट्ररी कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर अभी लो, सपोज करो सॉलिड कंडक्टर है ये, सॉलिड कंडक्टर, और हम लोग इसमें बाहर से कुछ चार्ज सप्लाई करते हैं किसी भी पोजीशन पर। सपोज कीजिए ना कि इसके वॉल्यूम में से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर लिया, इस स्मॉल वॉल्यूम रीजन से आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर लेते हो। इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम दिस रीजन। तो ये रीजन पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर कर लेगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज रीजन इसके अंदर हर पॉइंट पर फील्ड क्रिएट करेगा, हर पॉइंट पर फील्ड क्रिएट करेगा, और इस मटेरियल के अंदर जो मूवेबल इलेक्ट्रॉन है
जो वांडरिंग इलेक्ट्रॉन है उस वांडरिंग इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज का जो फील्ड है वो फोर्स लगाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन सब इस रीजन की तरफ ड्रिफ्ट होगा, इस रीजन की तरफ ड्रिफ्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन सब, और ड्रिफ्टिंग होगा और इसीलिए इस रीजन को आके वो फिल कर देगा। अच्छा, और ये इलेक्ट्रॉन जब अपने पोजीशन से हटेगा तो वहाँ पर एक हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज छोड़ते हुए हटेगा, जिसको होल से डिनोट किया था। तो ये जो फील्ड है इस चार्ज का, वो फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पर तो इधर फोर्स लगाया, एंड हैंस इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज रीजन, जबकि ये हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज जो क्रिएट हुआ इलेक्ट्रॉन के पोजीशन पर, उस पर वो उधर फोर्स लगाएगा सरफेस की तरफ। तो फाइनली क्या होता है यहाँ पर कि ये इलेक्ट्रॉन सब आके इस रीजन को न्यूट्रल कर देता है, और ये होल सब जो जनरेट होगा इलेक्ट्रॉन के पोजीशन पर वो रिपेल होके सरफेस पर चला जाता है। दैट इज व्हाई फाइनली क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज रीजन क्रिएट किया था वो गायब हो जाएगा, और इस कंडक्टर के सरफेस पर एक पॉजिटिव चार्ज आपको दिखेगा, उतने ही अमाउंट का, जितना अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ पर क्रिएट किया था, यदि Q अमाउंट का, तो ये पूरा टोटल चार्ज इस कंडक्टर पर Q ही रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो वैलिड होना चाहिए। इनिशियली कंडक्टर पर टोटल चार्ज Q डाला तो फाइनली भी Q चार्ज हो, यानी यही चार्ज यहाँ नहीं रख के ये कंडक्टर के आउटर सरफेस पर चला गया। कैसे आप समझे? ये इलेक्ट्रॉन सब आके इसको फिल कर दिया, दैट इज ये रीजन न्यूट्रल हो गया, और इलेक्ट्रॉन जब हटा था अपने पोजीशन से तो वहाँ पर एक हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज छोड़ते हुए हटा था, और पॉजिटिव वो हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज सरफेस की तरफ ड्रिफ्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज रीजन की तरफ ड्रिफ्ट होगा, और ये सब तब तक होगा जब तक कि ये रीजन न्यूट्रल नहीं हो जाए, यानी इसके आउटर सरफेस पर भी उतने ही चार्ज आएगा। और ये चार्ज आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है आउटर सरफेस पर कि इस कंडक्टिंग सरफेस के हर पॉइंट का सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होता है, एंड दीज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन आउटर सरफेस सच दैट these charge distributed on outer surface such that the surface charge density means sigma at each point will be same। हर पॉइंट का सिग्मा देखा गया है सेम। ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हुआ, दो बात हुआ, एक तो ये चार्ज यहाँ नहीं रहा, वो सरफेस पर आ गया, और वो सरफेस पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि इसके हर पॉइंट का सिग्मा सेम हो, एंड कोई चार्ज इस वॉल्यूम रीजन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। रो विल बी जीरो ऑलवेज इन केस ऑफ कंडक्टर। अंदर में वॉल्यूम वाले रीजन में कभी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। कंडक्टर के केस में सिग्मा एग्जिस्ट करेगा यदि चार्ज कंडक्टर है, तो अनचार्ज कंडक्टर है तब न सिग्मा होगा न रो होगा, लेकिन चार्ज कंडक्टर है तो ओनली सिग्मा एग्जिस्ट करेगा, रो ऑलवेज जीरो। तो ये एक मैथमेटिकली भी इस बात को प्रूव किया जा सकता है कि हमने जो चार्ज इस वॉल्यूम रीजन में क्रिएट किया था वो वहाँ नहीं रह के सरफेस पर आ जाएगा। इसको मैथमेटिकली यूजिंग गॉस थ्योरम प्रूव किया जा सकता है, उसको